नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ट्रंप के 50% वाले टैरिफ की तारीख आ गई है। आज इस बात का विश्लेषण करेंगे कि इस टैरिफ का आप पर क्या असर होगा। अमेरिका ने इसे लेकर भारत को एक नोटिस भी जारी कर दिया है। आज आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिका के इस मनमाने टैरिफ के खिलाफ आप कैसे एक मजबूत कड़ी बन सकते हैं। आज हम एक मुहिम की शुरुआत करेंगे ब्लैक एंड व्हाइट में। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सभी दुकानदारों और व्यापारियों से एक खास अपील की है कि दुकानदारों को अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाना चाहिए जिस पर यह लिखा हो कि उनके यहां भारत में बना स्वदेशी सामान मिलता है। इसके बाद आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बारे में बताएंगे जिसमें उन्होंने एक बार फिर कहा है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध टैरिफ से रुकवाया। ये बयान लगभग उनके पुराने बयानों जैसा था, लेकिन आज उन्होंने फाइटर जेट का नंबर पलट दिया। पहले वो 5 फाइटर जेट गिरा रहे थे, इस बार उन्होंने 2 और फाइटर जेट गिरा दिए। इसके बाद उन लोगों के लिए एक विश्लेषण करेंगे जो भारत से अवैध घुसपैठियों को भगाने का विरोध करते हैं। इसके लिए आपको बांग्लादेश की तस्वीर दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे बांग्लादेश रोहिंग्या मुसलमानों की वजह से लगभग बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गया है और अब बांग्लादेश रोहिंग्याओं से मुक्ति के लिए दुनिया से गुहार लगा रहा है। और मेरी एआई वर्जन, आज आपके पास कौन सी खबर है? आज मैं पहाड़ों पर बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की वजह से हो रही तबाही के बारे में बताऊंगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर अरुणाचल प्रदेश से बेहद खतरनाक और डराने वाली तस्वीरें आई हैं, जहां मकान दुकान की नहीं, इंसान की जान भी संकट में है। सबसे पहले रुक आज की सबसे बड़ी खबर का, क्योंकि अमेरिका ने आधिकारिक रूप से भारत के सामानों पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। यह कल से लागू होना है, लेकिन उससे पहले अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने इस संबंध में भारत को एक नोटिस जारी किया है और वो नोटिस यहां भी हमारे पास है। इस नोटिस में जो हाईलाइटेड एरिया है वही हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी इस वक्त दिखा रहे हैं। इसकी एक कॉपी आज मैं अपने साथ भी लेकर आई हूं। ये देखिए, ये नोटिस है। इसमें लिखा है कि अमेरिका 27 अगस्त को अपने ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार रात 12:01 से भारत के सामानों पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाएगा और ये मौजूदा 25% टैरिफ को मिलाकर कुल 50% हो जाएगा। और वजह, अमेरिका में 27 अगस्त को रात 12:01 पर जब ये टैरिफ लागू होगा तब भारत में कल सुबह के 9:30 बज रहे होंगे। इस नोटिस में यह भी लिखा है कि अगर भारत का कोई सामान निर्धारित समय से 1 सेकेंड बाद भी अमेरिका में पहुंचता है भारत से, तो उस पर टैरिफ की नई दरें ही लागू होंगी जो कि 50% है। लेकिन देखिए, प्रेसिडेंट्स एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो वो बता रहे हैं, अड्रेसिंग थ्रेट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ रशियन फेडरेशन, वही रशिया वाला बहाना। और दिलचस्प है ये। आज हम कच्चा चिट्ठा कुछ खोलेंगे, ऐसी जानकारियां आपको देंगे जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि अंदर ही अंदर क्या प्लानिंग बन रही थी। देखिए, इसके अलावा जो इसमें लिखा है कि भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ इसलिए लगाया गया है क्योंकि भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद को जारी रखा है जो अमेरिका के लिए खतरा है। पढ़ के देखिए, सीधा शब्द क्या है, अड्रेसिंग थ्रेट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ रशियन फेडरेशन which imposed a specified rate of duty on imports of articles that are products of India। रशिया का खतरा, जब भारत पर टैरिफ बढ़ाना है, लेकिन उस रशिया से धंधा जब अपने आप को संभालना है। ये तो हाल है आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। बताएंगे आपको, रहिए हमारे साथ क्योंकि परतें धीरे धीरे खुलेंगी। अब मैं आपको लेकर चलती हूं जरा बड़ी स्क्रीन पर और ये दिखाती हूं कि 50% टैरिफ है किन सामानों पर लागू होने वाला है और इसका असर क्या होगा। क्योंकि याद होगा आपको, जिस दिन ये टैरिफ का ऐलान हुआ था उस दिन भी हमने आपको ये पूरा दिखाया था कि कहां कहां पर सबसे ज्यादा असर होगा। लेकिन एक बार फिर से आपका जल्दी से रिवीजन करा देते हैं किन सामानों पर सबसे ज्यादा कपड़ों पर होने वाला है। जिन कपड़ों पर पहले 9% था वो अब सीधा हो जाएगा 59%, 59%। जिन रेडीमेड गारमेंट्स पर पहले लगभग 14% था उस पर सीधा हो जाएगा 64%। कितने लोगों को काम जो मिलता था, लगभग आप मान लीजिए कि 4 करोड़ 50 लाख लोग,
कामगारों के रोजगार पर असर पड़ेगा, 5 से 7% ही असर पड़ेगा। कपड़ा फैक्ट्रियों पर असर होगा, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, मुंबई, इन जगहों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। कितने लोगों के काम पर असर होगा आप देख रहे हैं, कामगारों के रोजगार पर कितना असर पड़ेगा, वो लगभग 5 to 7% है। तो भारत के कपड़ों पर जो ये टैरिफ में इजाफा हो रहा है, सबसे ज्यादा ये रेडीमेड गारमेंट्स और जो कपड़े हैं उन पर सबसे ज्यादा असर होने वाला है, जो हम आपको बता रहे हैं। सबसे ज्यादा 4.5 करोड़ लोग काम करते हैं और ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। यहाँ पर मतलब लोग बहुत इससे जुड़े होते हैं, जिससे 5 से 7% कामगारों के रोजगार पर असर पड़ सकता है। तमिलनाडु के तिरुपुर, गुजरात के सूरत में तो पूरा अब टेक्सटाइल हब उसे कहा जाता है। पंजाब का लुधियाना हो, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई में कपड़ा फैक्ट्रियों पर सबसे ज्यादा असर दिखाई देगा। स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर पहले 1.7% टैरिफ लगता था, लेकिन अब लगेगा 51 ये देखिए 7%, यहां पर जो आंकड़ा लिखा है। इस क्षेत्र में भी लगभग 55 लाख लोग काम करते हैं और उससे ज्यादा, मतलब आप समझ लीजिए कितने लोगों का के काम पर असर पड़ेगा। इन सारे लोगों पर इस टैरिफ का असर नहीं होगा, लेकिन कुछ प्रतिशत व्यापारियों और कामगारों पर असर जरूर हो सकता है। फर्नीचर, बेडिंग, मैट्रेस पहले 2.3%, अब 52.3%। यहां पर भी 48 लाख लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिसमें फर्नीचर हो, बेडिंग हो, मैट्रेस जिस पर आप सोते हैं। अगला श्रिम्प यानी झींगों के निर्यात पर पहले कोई टैरिफ नहीं लगता था, लेकिन अब ये सीधा 0 से हो गया है 50%। और इस मामले में बहुत बड़ा बाजार जो भारत का है वो वहां पर जाता था। लगभग 15 लाख लोग इससे जुड़े हुए थे। 50% टैरिफ यहां पर लगने की वजह से इस व्यापार पर भी असर पड़ेगा। हीरे, सोने और इससे जुड़े बाकी सामान 2.1% था, अब ये पहुंच गया है 52% पर, और 50 लाख लोग यहां पर काम करते हैं। और हमने आपको पहले भी दिखाया था कि ऐसे कई लोग हीरो और सोना के जो व्यापारी है वो अब सोच रहे हैं कि दुबई से करके अपना काम करें, क्योंकि व्यापारी कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेते हैं और उनको दुबई के रास्ते अगर बेचते हैं तो उनको इस भारी टैरिफ से बचने का एक रास्ता मिल जाएगा। मशीनरी और मैकेनिकल अप्लायंसेस पर 1.3% था, अब हो गया है 51.3%। और देखिए यहां पर भी जो, अगर आप पूरी तस्वीर बड़ी देखें तो इन तमाम सेक्टर्स में असर पड़ेगा, लेकिन कैसे आप उससे संभलेंगे इसका भी रोड मैप बन रहा है। गाड़ियों और उनके स्पेयर पार्ट्स पर 1% लगता था पहले, अब लगेगा उन पर 26% टैरिफ लागू नहीं हुआ है। और अभी तक अगर आप देखिए तो यहां पर एक बार फिर से आपको बताते हैं, जो ऑटो सेक्टर है, स्पेयर पार्ट्स है, 1% टैरिफ लगता था और इस पर जो अतिरिक्त 25% टैरिफ है वो लागू नहीं हुआ है, और फिलहाल के लिए यहां पर 26% ही टैरिफ लगेगा। और इस सेक्टर में भी 3 करोड़ लोग काम करते हैं। सारे लोगों के रोजगार पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत असर दिख सकता है। अब आ जाइए स्मार्टफोन्स पर। स्मार्टफोन्स और दवाइयां, ये फिर एक ऐसी जगह है जहां पर वो संभल जाता है, क्योंकि उसके पास सप्लाई चेन नहीं है। और इसीलिए 50% टैरिफ से बाहर क्या क्या है आपको हम बता रहे हैं। एक तरफ अगर स्मार्टफोन्स है तो दूसरी तरफ दवाइयां भी हैं। ये 50% टैरिफ के दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन अमेरिका ने धमकी दी है कि वो कुछ वक्त के बाद इन पर भी टैरिफ की नई दरों को लागू कर सकता है। हालांकि टैरिफ की इन नई दरों पर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने चिंता जताई है। इस संस्था का कहना है कि अमेरिका अब तक भारत के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर रहा है। और देखिए, फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन से कहता है कि अमेरिका अब तक भारत के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर रहा है। हम अपने निर्यात का सबसे ज्यादा 18% सामान अकेले अमेरिका को भेजते हैं, और ऐसे में 50% टैरिफ लगने से भारत का सामान काफी महंगा हो जाएगा अमेरिका में। और यही बात हम पहले दिन से आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ा झटका क्या है, जो सामान हम बेच रहे हैं वो अमेरिका में जाकर महंगा होगा, और इसीलिए या तो उसकी खपत में कमी आ जाएगी, एक्सपोर्टर्स के लिए मुश्किलें होंगी, या फिर वहां पर महंगाई बढ़ने से एक दबाव बनेगा कि आपको इसको किसी तरह से रोकना है। तो भारत में जो कम टैरिफ की बात हो रही है, जो भारत से कम जिन देशों पर टैरिफ लगा है उसमें सबसे पहले देखिए चीन नंबर 1 बायर है, ये रशिया के तेल का, लेकिन चीन पर 30% और हम पर 50%। यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को रशियन फेडरेशन से कोई खतरा नहीं दिखता है मिस्टर ट्रंप को। उसके बाद वियतनाम 20%, कंबोडिया 19%, फिलीपींस 19%, 20% है
बांग्लादेश पर। तो इन देशों पर भारत से कम टैरिफ लगाया गया है। ये हमने आपको नंबर्स बता दिए हैं। टैरिफ के असर को कम करने के लिए संस्था ने सरकार से 5 मांगे की हैं। छोटे व्यापारियों और लघु उद्योग को तुरंत आर्थिक मदद दी जाए। सबसे पहले इन्हें सस्ते कर्ज, आसान क्रेडिट उपलब्ध कराए जाएं, ब्याज और कर्ज के मूलधन चुकाने पर 1 साल की मोहलत मिले, प्रभावित कंपनियों को बिना गारंटी वाले लोन दिए जाएं, नए देशों के साथ जल्द से जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, खासकर यूरोपीय यूनियन, ओमान, चिली, पेरू, अफ्रीका, लैटिन अमेरिकी देशों के साथ, यूके के साथ हमने पहले ही इंग्लैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। ऐसे देशों के साथ ऐसे समझौते हो जिससे भारत अमेरिका जाने वाले अपने सामान को उनको दूसरा बाजार मिले, एक विकल्प मिले, और फिर इस विकल्प वाला जो बाजार होगा वहां पर इसे खपाया जा सके। और आखिरी मांग क्या है? आखिरी मांग ये है कि ब्रांड इंडिया को वैश्विक स्तर पर मजबूत किया जाए, और इसी में आपका योगदान जरूरी है ताकि मेड इन इंडिया भारतीय सामान आकर्षक बन सके। ब्रांड इंडिया को इतना मजबूत बनाया जाए कि तमाम जो देश हैं जिनका अब नाम लेने की जरूरत नहीं है, अमेरिका ने ये टैरिफ लगाया है तो संकेत साफ है, ये समझ पाए कि इसकी कीमत क्या है। ये एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी भारत के सभी दुकानदारों और व्यापारियों को से खास अपील की है। उन्होंने गुजरात की रैली में कहा है कि स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए दुकानदारों को अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाना चाहिए जिस पर यह लिखा हो कि वहां भारत में बना स्वदेशी सामान मिलता है। आप ये बयान सुनिए। ये त्योहारों का मौसम है। अब नवरात्रि, विजयादशमी, धनतेरस, दीपावली, ये सभी त्योहार आ रहे हैं। ये हमारी संस्कृति के उत्सव तो है ही, ये आत्मनिर्भरता के भी उत्सव होने चाहिए। और इसलिए मैं आपसे एक बार फिर अपना आग्रह दोहराना चाहता हूं। हमें जीवन के अंदर एक मंत्र बनाना है। हम जो भी खरीदेंगे वो मेड इन इंडिया होगा, स्वदेशी होगा। और मैं विशेष रूप से दुकानदार भाई बहनों को कहना चाहता हूं, व्यापारियों से कहना चाहता हूं, इस देश को आगे बढ़ाने में आप बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। आप तय कर लीजिए, विदेशी माल नहीं बेचेंगे, और बड़े गर्व के साथ बोर्ड लगाइए कि मेरे यहां स्वदेशी बिकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अपील कर रहे हैं कि ये ताकत हमें अब दिखानी है। आज हमने एआई से ये वीडियो बनाया है जिसे आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप अपनी दुकान पर भारत में बना सामान बेच रहे हैं या किसी फैक्ट्री में भारत खुद के सामानों का उत्पादन कर रहा है तो वहां ये लिखा जाए कि इस दुकान पर स्वदेशी सामान बिकता है या यहां स्वदेशी सामान बनता है। और ऐसा करने में हमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि गर्व से हमारे दुकानदारों को, अपने व्यापारियों को ये बोर्ड अपनी दुकानों पर लगाना चाहिए, फैक्ट्रियों पर, कारखानों के बाहर लगाना चाहिए। एक संदेश भी होगा, और ये कई देश करते हैं। ये हमने एआई के जरिए ये वीडियोस दरअसल बनाए क्योंकि प्रधानमंत्री भी इसका एक तरह से अपील कर रहे हैं। ये वो वक्त आ चुका है जब स्वदेशी पर हमें गर्व करना होगा। चीन में मेड इन चाइना को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और निजी स्तर पर अभियान चलते हैं जिसमें दुकानों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर यह लिखा होता है 100% चाइनीज प्रोडक्ट्स या सपोर्ट डोमेस्टिक गुड्स। मतलब अपने आप वो ऐसे स्लोगन्स देते हैं। जापान में भी दुकानों पर अक्सर मेड इन जापान के लेबल्स प्रमुखता से दिखाई देते हैं, जबकि दक्षिण कोरिया में बाय कोरियन जैसे बड़े बड़े बोर्ड्स लगाए जाते हैं। अमेरिका में बाय अमेरिकन, मेड इन अमेरिका और प्राउडली मेड इन यूएसए वाले बोर्ड दुकानों पर लगाए जाते हैं, जबकि इटली में कई स्टोर्स और दुकान पर बाहर बड़े से बोर्ड पर मेड इन इटली लिखा होता है।
बोर्ड पर, और जर्मनी में भी मेड इन जर्मनी और वियतनाम में भी कई दुकानों और बाजारों के बाहर बोर्ड पर वियतनामीज प्रोडक्ट्स ओनली लिखा होता है गर्व के साथ, जिससे वहां के लोग अपने देश के व्यापारियों और अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं और एक गर्व की अनुभूति होती है जब अपने देश में बना सामान आप खरीदते हैं। और अब भारत में भी यही होना चाहिए। आज हम आपको एक हैशटैग दे रहे हैं और वो है हैशटैग स्वदेशी बोर्ड। अगर आप अपनी दुकान पर स्वदेशी सामान का कोई बोर्ड लगाते हैं तो उसकी तस्वीर या वीडियो इस हैशटैग पर हमारे साथ जरूर शेयर करें और हम इस तस्वीर और वीडियो को अपने इस ब्लैक एंड व्हाइट शो में दिखाएंगे। और अगर हम और आप एक टीम बन गए तो ये स्वदेशी अभियान एक बड़ा जन आंदोलन भी बन सकता है। अगर हमारे देश के लोग भारत में ही बने ज्यादातर सामानों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे टैरिफ का असर पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएगा। इसका कारण क्या है? वो ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था निर्यात पर नहीं बल्कि काफी हद तक घरेलू खपत पर निर्भर करती है। हमारे देश में सामानों की जो घरेलू खपत होती है उससे हमारी अर्थव्यवस्था की पूरी दिशा तय होती है। इसीलिए अगर आज से आप भारत में ही बने सामानों का इस्तेमाल करेंगे, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज ये देखकर खरीदेंगे कि वो भारत में बनी है या भारत के बाहर बनी है, तो हमारी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भरता के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ जाएगी और फिर कोई टैरिफ हमें परेशान नहीं करेगा। देखिए अमेरिका में क्या हुआ। अमेरिका में लोगों में इस बात की एक खास वजह से नाराजगी पैदा की गई कि हम जो भी सामान उठाते हैं उसमें या तो मेड इन चाइना या मेड इन इंडिया या मेड इन वियतनाम लिखा होता है। लोगों को भी ये लगा कि आखिर हम दूसरे देशों के सामान क्यों खरीद रहे हैं, और उसी इमोशन को इनकैश करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक खास रणनीति पर चल रहे हैं। वक्त है कि अगर वो अपने देश में प्रोटेक्शनिज्म जिसे कहते हैं, यानी अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने व्यापार को, अपने बाजार को, अपने व्यापारियों को बचाने के लिए ग्लोबलाइजेशन की जगह प्रोटेक्शनिज्म की थ्योरी अपना रहे हैं, तो हम भी ये समझें कि स्वदेशी की कीमत क्या है, कैसे हम और आप अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं। ये योगदान बहुत बड़ा है, लेकिन आपसे की तरफ से उठाया गया छोटा कदम भी इसमें कारगर साबित होगा। हालांकि यहां सरकार को भी काफी काम करना होगा। अभी भारत की जीडीपी में हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी कितनी है? 17%, जबकि चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 26%। जर्मनी में कितना? 20%। जापान की भी 20% और दक्षिण कोरिया की जीडीपी में उसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 24% है। इसीलिए भारत के लोगों को स्वदेशी सामान खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है तो भारत में ही स्वदेशी सामानों का उत्पादन बढ़ाना होगा और इनकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी पर भी सरकार को खास तौर पर काम करना होगा। और ये होगा कैसे, उसे आप हमारे इस अगले विश्लेषण के जरिए जरा समझने की कोशिश करिए। हम आपको दिखाते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के हंसलपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने भारत में बनने वाली मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार को हरी झंडी दिखाई। इस कार का नाम है मारुति ई विटारा। भारत में बनने वाली इस इलेक्ट्रिक कार को दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में निर्यात किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे मेड इन इंडिया की एक बड़ी सफलता बताया है और यह भी कहा है कि इस कार की बिक्री यूरोप और जापान जैसे देशों के बाजारों में हुआ करेगी। लगभग 100 देशों में हम ये कार बेचेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अब से मारुति सुजुकी की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा, जिससे दूसरी कंपनियां भी भारत में आकर इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने के लिए प्रोत्साहित होंगी। और मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखाती हूं जिन्हें देखकर आपका सीना भी आज गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि आज जब मारुति के फैक्ट्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो इन तस्वीरों ने पूरे देश में कम से कम सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें आने लगी और सबकी नजर, ये मारुति सुजुकी के प्लांट का वही स्टॉक यार्ड है। ये देखिए, ये जो छोटे छोटे आपको सफेद डॉट्स दिख रहे हैं, दरअसल ये गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। ये मारुति सुजुकी के प्लांट का वही स्टॉक यार्ड है जिसमें जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ कारें ही कारें दिखाई देंगी। इस प्लांट की शुरुआत हुई थी साल 2014 में और इसमें गाड़ियों का उत्पादन साल 2017 में शुरू हुआ था। अकेले इस प्लांट में हर साल जानते हैं कितनी गाड़ियां बढ़ती हैं? 7.5 लाख गाड़ियों का उत्पादन हो सकता है। और अब भी आप ये जितनी भी गाड़ियां देख रहे हैं वो इसकी उत्पादन क्षमता की 2 से 3% ही है, जितनी आपको यहां पार्क दिख रही है। और अब तो इस प्लांट में मारुति सुजुकी की इलेक्ट्रिक गाड़ियों का भी उत्पादन होगा जो 100 से ज्यादा देशों में निर्यात होने वाली है।
on in 2020. मारुति को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अभी तो ये टीन एज की शुरुआत है। आपको पंख फैलाने हैं, नए सपने बुनने हैं। आपके संकल्पों के लिए, उसकी पूर्ति के लिए हम पूरी शक्ति से आपके साथ हैं। देश में बहुत सारे लोग स्वदेशी सामान का मतलब क्या समझते हैं। उन्हें यह लगता है कि जो सामान भारत को किसी कंपनी ने बनाया है वही सामान स्वदेशी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसका एक अलग मतलब बताया। उन्होंने कहा है कि अगर किसी सामान में भारत के लोगों का पसीना लगा है और उस सामान को इसी देश में बनाया गया है तो वो सामान स्वदेशी है और उसे आपको बढ़ावा देना चाहिए। गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो। और यहां जापान के द्वारा जो चीजें बनी है ना, ये भी स्वदेशी है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। पैसा किसी का, पसीना हमारा। जो प्रोडक्शन होगा उसमें महक मेरी देश की मिट्टी की होगी, मेरी भारत मां की होगी। आप भी जुड़िए। और स्वदेशी बोर्ड की जो हमने बताई है आपको बात, एक बार फिर से अपने दर्शकों को कहना चाहते हैं, अगर आप अपनी दुकान पर कहीं पर भी देखते हैं कि वहां लिखा है कि भारत का सामान है, स्वदेशी यहां पर बिकता है, तो वो बोर्ड की तस्वीर जरूर हमें भेजें। आइए एक आंदोलन की शुरुआत करते हैं। आज आपको ये तस्वीर भी देखनी चाहिए जो 1970 के दशक की है। इसी से जुड़ी खबर है, लेकिन जरा इतिहास के कुछ पन्नों को पलटते हैं। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने भारत के आम लोगों को एक सपना दिखाया और वो सपना था पीपल्स कार बनाने का। ऐसी छोटी और किफायती कार जिसे भारत का आम आदमी भी खरीद पाता। लेकिन उस दौर में इस कार को बनाने के नाम पर ना जाने क्या क्या हुआ। उस वक्त संजय गांधी सिर्फ 12वीं पास थे और उनके पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन इसके बावजूद उनकी जिद थी कि वो अपनी खुद की एक कार कंपनी बनाएंगे और उसका नाम मारुति रखेंगे। इंदिरा गांधी संजय गांधी को ना नहीं कह पाई और आरोप लगता है कि धर्म तेजा की सिफारिश पर संजय गांधी को लंदन में रोल्स रॉयस की फैक्ट्री में 3 साल का एक कोर्स करने के लिए भेजा गया। धर्म तेजा वही उद्योगपति थे जिन्होंने आजाद भारत का सबसे बड़ा लोन स्कैम किया था। उनकी मदद से संजय गांधी आरोपों के मुताबिक रोल्स रॉयस की फैक्ट्री में कोर्स करने तो पहुंच गए, लेकिन बाद में संजय गांधी ने इस कोर्स को भी अधूरा छोड़ दिया और वो भारत लौट आए। भारत लौटकर उन्होंने मारुति नाम की कंपनी बनाई और एक छोटी कार बनाने के लिए लाइसेंस मांगा। और संजय गांधी को लाइसेंस बहुत आसानी से मिल भी गया और इंदिरा गांधी पर आरोप लगा कि उन्होंने ही संजय गांधी की मदद की है। शुरुआत में संजय गांधी की कंपनी को 50,000 गाड़ियां बनानी थी, लेकिन सच तो यह था कि वो किसी भी गाड़ी का एक प्रोटोटाइप भी बना नहीं पाए थे। जो प्रोटोटाइप बना वो कामयाब नहीं था। ऊपर से संजय गांधी पर आरोप लगे कि उनकी कंपनी को फैक्ट्री के लिए औने पौने दाम पर हरियाणा में 297 एकड़ जमीन मिल गई थी। उस वक्त हरियाणा में बंसीलाल की सरकार थी जिन्होंने कहा था कि यह जमीन बंजर है और इसीलिए संजय गांधी को यह जमीन दी गई है। लेकिन शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस जमीन पर किसान खेती करते थे जिन्हें सिर्फ 8 घंटे का समय देकर इस जमीन को खाली कराया गया था और मुआवजे के नाम पर किसानों को काफी कम पैसा मिला था। इतना कम कि बाद में जमीन आवंटन को लेकर घोटाले के आरोप तक लगे। संजय गांधी ने मारुति की पहली कार बनाने के लिए कई डीलर्स से एडवांस लिया और जब एडवांस लेकर भी संजय गांधी कार नहीं बना पाए तो उन्होंने अपना पैसा मांगने वाले डीलर्स को आपातकाल के वक्त जेलों में बंद करा दिया आरोपों के मुताबिक। ऊपर से संजय गांधी की कंपनी को बिना गारंटी के सरकारी बैंकों से लोन मिले। आरबीआई के उस वक्त के डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर आर.के. हजारी और सेंट्रल बैंक के चेयरमैन ने इस पर आपत्ति उठाई तो दोनों को उनके पद से हटा दिया गया।
इसके अलावा एसबीआई चेयरमैन आर के तलवार ने ओवरड्राफ्ट और लोन देने से मना किया तो उन्हें भी पद से हटाने के लिए एक नया कानून बनाया गया। जब इसके बाद भी मारुति कंपनी कार नहीं बना पाई और इसमें लगा सारा पैसा डूबने लगा तो विपक्षी दल आक्रामक हो गए और 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने मारुति घोटाले की जांच कराई और इसे परिवारवाद के लिए सरकारी संसाधनों की लूट बताया। हालांकि 1980 में जब इंदिरा गांधी वापस सरकार में आई तब उन्होंने मारुति को एक सरकारी कंपनी बना दिया जिसने जापान की सुजुकी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की और इस पार्टनरशिप के बाद 1983 में पहली मारुति 800 लॉन्च हुई जो भारत की सबसे लोकप्रिय कार बनी और ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्रांति ले आई और आज एक बार फिर से ये कंपनी क्रांति लाने के लिए तैयार दिखाई देती है। भारत पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि अब हम सिर्फ एक बाजार नहीं है बल्कि अब हम आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं और दुनिया की उत्पादन क्षमता में अपना योगदान भी दे सकते हैं। अब जरा आप अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देखिए जिनकी सुई अब भी वहीं अटकी हुई है। वापस इधर उधर जाते हैं फिर वहीं आकर अटक जाते हैं। टैरिफ और भारत पाकिस्तान के सीज फायर का श्रेय लेना। अब भारत भी समझ रहा है कि आखिर इस शख्स को कौन सी बात खटक रही है। जब आप नोबेल पुरस्कार के लिए इतने आतुर हो जाते हैं कि आपके स्पोक्स पर्सन खुलकर व्हाइट हाउस में यह ऐलान करते हैं कि नोबेल पुरस्कार तो मिलना ही मिलना चाहिए, ऐसे में बार बार सीज फायर के लिए श्रेय लेने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक नई दलील दी है। क्या कहा? यह कहा कि उनकी टैरिफ नीति से अब तक 4 युद्ध में सीज फायर कराने में मदद मिली है जिनमें भारत पाकिस्तान का युद्ध भी शामिल है। पूरी दुनिया देख रही है कि भारत टैरिफ की वजह से नहीं झुका। टैरिफ को 25% से फिर 50% ले गए यही डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन भारत ने अपने हितों से समझौता नहीं किया, ना भारत ने इन साहब को श्रेय दिया ताकि वो अपना ढोल बजा सके। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पिछले बयानों की तरह इस बयान में भी यही कहा है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकता था और इस युद्ध में 7 फाइटर जेट्स नष्ट हो चुके हैं। पिछली बार का याद होगा आपको, तब 5 फाइटर जेट थे। आज सुबह जब डोनाल्ड ट्रंप उठे तो वो 7 हो चुके थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने दोनों देशों को ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दी और इसी वजह से ये युद्ध रुकवाया। हालांकि इस बयान में नई बात यह है कि 19 जुलाई को राष्ट्रपति ट्रंप ने जो कहा था तब 5 फाइटर जेट्स थे और आज सुबह जब वो जागे तब तक ये 7 फाइटर जेट्स हो चुके थे। तो यहां सवाल ये भी है कि सिर्फ 1 महीने में ही राष्ट्रपति ट्रंप ने ये 5 को 7 कैसे कर दिया। ये बात हमने आपसे पहले भी कही थी कि सच हमेशा एक ही रहता है, इसीलिए उसे बार बार सोचकर या याद करके दोहराना नहीं पड़ता। लेकिन झूठ बदलता रहता है, इसीलिए जो इंसान झूठ बोलता है उसे बार बार वही झूठ याद रखना पड़ता है ताकि पकड़ा ना जाए। लेकिन जब वो उस झूठ को बदल देता है तो वो एक्सपोज हो जाता है। आप खुद समझदार हैं कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप नष्ट हुए फाइटर जेट की संख्या को याद नहीं रख पा रहे हैं तो उनकी बातों में सच्चाई कितनी हो। यहां अजीब बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बयान में कहीं यह नहीं बताया कि वो भारत पाकिस्तान में ये किसके फाइटर जेट्स नष्ट होने की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप फाइटर जेट नष्ट होने की बात कर रहे हैं तो ये जेट हमारे ही हो। सोचिए ये भी कैसे गिद्ध मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने अपनी सारी ताकत इस बात पर झोंकी हुई है कि भारत का नुकसान साबित हो जाए, किसी तरह से हो जाए और फिर वो सरकार को घेर सके। सरकार को घेरिए, लेकिन उसके लिए कम से कम इंतजार तो कीजिए, कम से कम सच तो जानिए, कम से कम झूठ की परतों को अपना सच बनाकर चादर की तरह ओढ़कर मत निकल जाइए। हम आपको वो दिखाते हैं जिसके बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है। मैं आपको जरा बड़ी स्क्रीन पर लेकर चलती हूं क्योंकि आज अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया है। इस बात पर कई लोगों की देश के अंदर भी परेशानियां शुरू होंगी। एक बार फिर से उन्हें लगेगा कि लो देखो फिर से अमेरिका की मुश्किलें बताने लगे, लेकिन ये देखिए ना अमेरिका पर कर्ज का बोझ कैसे बढ़ रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश बनता हुआ 48 दिनों में 86 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है अमेरिका का कर्ज। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, 86 लाख करोड़, 1000 का मामला नहीं है, 86 लाख करोड़ है। हर दिन लगभग 2.25 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं 1,81,000 करोड़ की बढ़ोतरी हो रही है। और अमेरिका का कर्ज का जो बोझ है वो किस तरह से बढ़ रहा है। कुल कर्ज 3,205 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है।
और आप देख सकते हैं कि इसमें इतने जीरोज हैं कि गिनते गिनते आप थक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जीरो तो यहां पर है। तो कुल कर्ज इतना पहुंच चुका है अमेरिका का, और जब आप इस आंकड़े को देखेंगे तो ये 3,205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। आज अमेरिका पर उसकी जीडीपी के 124% के बराबर कर्ज है, जिसका मतलब यह है कि अमेरिका की जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है उससे कहीं ज्यादा तो उस पर कर्ज हो गया है। आपके सामने पूरा ग्राफ है। अगर आप दूसरे देशों से तुलना करेंगे तो अमेरिका के बाद ब्रिटेन पर जो टैरिफ है वो आप देखिए, लेकिन कर्ज में डूबा अमेरिका आज कहां पर पहुंचा है देखिए। जो 1970 में लगभग 40% के आसपास था, 40% के आसपास था, वो लगभग 1980 में 30% बेहतर करता है। यहां पर भी उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, लेकिन 100% वो 2010 में पहुंचा था। उसके बाद से ये ऊपर जाने का सिलसिला किस तरह से आगे बढ़ा है, जिसमें 2015-20 के आसपास आप देख रहे हैं 132%, और अभी 2025 में एक बार फिर से 124% जीडीपी के प्रतिशत के रूप में हम कर्ज में डूबे अमेरिका के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। अगर आप दूसरे देशों से तुलना करेंगे तो अमेरिका के बाद ब्रिटेन पर 101.8% का, ये देखिए ब्रिटेन में 101.8% है। किस देश पर कितना कर्ज है ये हम आपको बता रहे हैं। सोर्स भी बता देते हैं, CEIC डेटा एंड स्टेटिस्टा इसका सोर्स है हमारा, और इसमें आप अन्य देशों को देखेंगे तो सबसे ज्यादा जापान है 251%, लेकिन इटली हो वहां भी ज्यादा 135 है, लेकिन अमेरिका भी 124 पर पहुंचा हुआ है। चीन और भारत आप देख रहे हैं तो चीन पर 88.3% है और भारत पर 83% है। किस देश पर कितना कर्ज है, इन आंकड़ों में हम आपको नंबर्स दिखा रहे हैं। अमेरिका की सरकार अपनी सेना या स्वास्थ्य क्षेत्र से ज्यादा पैसा अपने कर्ज का ब्याज चुकाने पर खर्च करती है, और सरकार के बजट का 14% पैसा सिर्फ ब्याज चुकाने में जा रहा है। 14% सिर्फ ब्याज में। सामाजिक सुरक्षा में 22%, लेकिन नंबर 2 पर चिकित्सा के साथ टाई करने वाला ये जो कर्ज है देश पर, उसका ब्याज चुकाने में जा रहा है स्वास्थ्य में 13%, और 13% रक्षा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये है पूरा खाका अमेरिका के खर्च का। राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि वो टैरिफ की नीति से अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि 2025 की पहली तिमाही में अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ रेट -0.3% हो चुका है। ये देखिए, जो अमेरिका क्वार्टर 4 में 2023 के ऊपर था, क्वार्टर 1 में भी ऊपर था। ये यूएस ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस हमारा सोर्स है। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 हमेशा में वो पॉजिटिव में रहा, लेकिन क्वार्टर 1 में साल 2025 में 0.3% ये हो गया है। तो ये आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति ट्रंप भारत को डेड इकोनॉमी बताते हैं, जबकि खुद उनकी ग्रोथ रेट माइनस में चल रही है। भारत की पिछली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट कितना था, ये अमेरिकियों को बताना पड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप को बताना पड़ेगा। जीडीपी ग्रोथ रेट पिछली तिमाही में भारत का था 7.4%, जो आप यहां पर देख रहे हैं, और बगल में है इधर देखिए -0.3 अमेरिका का, और भारत का कंपैरिजन में देखिए 7.4%। ये अमेरिका के 0.3 के मुकाबले भारत का 7.4 हम आपको दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, लेकिन कुछ लोग इसको देखना नहीं चाहते। राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि टैरिफ से अमेरिका का खजाना भरने वाला है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि जुलाई महीने में टैरिफ से अमेरिका को 1,81,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला है, जबकि इसी महीने में अमेरिका का कर्ज 25 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। आज राष्ट्रपति ट्रंप भले कुछ भी कहे, लेकिन सच क्या है वो यही है कि पिछले 5 साल में अमेरिका का औसत घाटा जीडीपी का 9% रहा है। औसतन घाटा 1965 से 19 तक का यही औसत घाटा जीडीपी का सिर्फ 3% था। सुनिए क्या कह रहे हैं। आज पूरी दुनिया में राष्ट्रपति ट्रंप के उस इनक्रेडिबल कार्ड की भी चर्चा हो रही है, जिससे उन्होंने चीन को धमकाने की कोशिश की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने पास चीन के लिए ऐसे इनक्रेडिबल कार्ड्स रखे हैं जिससे चीन बर्बाद हो सकता है, और उन्होंने चीन पर 200% तक टैरिफ लगाने की धमकी भी दे दी है। पोकर जैसे खेल में इनक्रेडिबल कार्ड को स्ट्रॉन्ग कार्ड भी कहते हैं, जो विरोधी पर बुरा असर डाल सकता है, और यहां राष्ट्रपति ट्रंप भी ऐसे ही किसी कार्ड की बात करके चीन को डरा रहे हैं। अब ये कार्ड कौन से हैं,
पहला, अमेरिका के बिना चीन यात्री विमानों को विकसित नहीं कर सकता क्योंकि इनमें इंजन, ब्रेक, सेंसर, सॉफ्टवेयर जैसे सामानों का बड़ा हिस्सा अमेरिकी कंपनियों से आता है। अगर अमेरिका इन सामानों के निर्यात पर रोक लगा दे तो चीन की एविएशन इंडस्ट्री को भारी नुकसान होगा। और राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा भी किया कि अब जब अमेरिका ने कुछ पुर्जों के निर्यात पर रोक लगा दी थी तो चीन के 200 जहाज उड़ ही नहीं पाए थे। दूसरा, दुनिया में कच्चे तेल और नेचुरल गैस की सप्लाई पर अमेरिका का काफी अच्छा खासा नियंत्रण है और अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का वैश्विक तेल बाजार पर दबदबा है। इसलिए वो चाहे तो चीन के कच्चे तेल और गैस के निर्यात को प्रभावित करके चीन में महंगाई का विस्फोट करा सकता है, उसकी अर्थव्यवस्था को भी झटका दे सकता है। अभी चीन कच्चे तेल और नेचुरल गैस के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। कच्चे तेल का 74% और नेचुरल गैस का 46% हिस्सा वो दूसरे देशों से लेता है। और अब राष्ट्रपति ट्रंप इसी सप्लाई पर असर डालने की धमकी दे रहे हैं। तीसरा कार्ड टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड बैन को लेकर हो सकता है। अमेरिका चाहे तो वो हाई एंड डेटा सेंटर चिप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाईटेक मशीनों का निर्यात चीन को रोक सकता है, जिससे चीन की इंडस्ट्री और मिलिट्री दोनों प्रभावित हो सकती है। तो आप जियोपॉलिटिक्स के इस खेल को समझिए कि यहां हर देश एक दूसरे की दुखती रग पकड़कर बैठा है और जैसे ही उन्हें अपनी बात ऊपर रखनी होती है तो वो इस नस को दबाना शुरू कर देते हैं ताकि विरोधी को दर्द हो और उस पर एक दबाव बने। लेकिन कई देश हैं जो तटस्थ खड़े हैं और उनमें से एक देश भारत है। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद को दुनिया का जज घोषित कर दिया है। वो अपने हिसाब से हर देश को धमकाते हैं। आप भारत को ही देख लीजिए। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ ये कहते हुए लगाया कि हम रशिया से कच्चा तेल खरीद रहे हैं और रशिया ये पैसा युद्ध में हथियारों पर खर्चा कर रहा है। और अब तो कह रहे हैं कि अमेरिका को जो थ्रेट है रशिया से उसमें मदद कर रहा है वो तेल खरीद कर भारत। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी महीने, ये खबर जरा ध्यान से सुनिएगा, इसी महीने 15 अगस्त को जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होनी थी तब दुनिया को तो यह बताया गया कि यह मुलाकात यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए हो रही है। लेकिन अब पता चल रहा है कि शिखर सम्मेलन में अमेरिका और रशिया के अधिकारियों ने कच्चे तेल और ऊर्जा से जुड़े सौदों पर भी चर्चा की थी। तो ध्यान से सुनिए, तेल और ऊर्जा खरीद पर भारत के रशिया से ये हमें आंखें दिखा रहे हैं, 50% टैरिफ लगा रहे हैं। और अभी अभी ये अलास्का में जो बैठक हुई है कुछ दिन पहले, इसमें दोनों ही तरफ के जो अधिकारी हैं वो आपस में अमेरिका और रशिया के अधिकारियों ने कच्चे तेल और ऊर्जा से जुड़े सौदों पर चर्चा की थी। रूस को यह भी ऑफर दिया गया कि उसके एलएनजी प्रोजेक्ट्स के लिए अमेरिका अपने उपकरण बेचने के लिए तैयार है जिन पर अभी प्रतिबंध है। इसके अलावा इसी अमेरिका ने राष्ट्रपति पुतिन के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वो रशिया से न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर्स यानी परमाणु आइस ब्रेकर जहाज खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन रशिया इस पर सहमत नहीं हुआ। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रॉयटर्स की रिपोर्ट है जो ये कहती है इस मुलाकात में राष्ट्रपति ट्रंप ये भी चाहते थे कि अलास्का समिट के बाद एक बड़ा निवेश सौदा हेडलाइन बने ताकि वो इसे अपनी उपलब्धि बता सके। लेकिन सोचिए, यही राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर रशिया से कच्चा तेल खरीदने के लिए बहाना बनाकर 50% टैरिफ लगाने की बात करते हैं। आपको यह बताते हैं कि भारत में जब भी घुसपैठ और अवैध प्रवासियों को देश से निकालने की बात होती है तो इसके विरोध में कई संगठन खड़े हो जाते हैं। इन सबकी ये दलील होती है, मजबूर अवैध शरणार्थी अगर हमारे देश में रह भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। असम में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक मुहिम चल रही है, उन्हें वापस भेजा जा रहा है। कई समाजसेवी संगठन हेमंता सरकार को इसके लिए गलत ठहरा रहे हैं। इसी मुद्दे पर समाजसेवी सैयदैन हमीद का एक बयान वायरल हो रहा है। इसमें वो कह रही हैं कि दुनिया इतनी बड़ी है, अगर अवैध बांग्लादेशी यहां है तो क्या हो। जो लोग ये सोच रहे हैं कि किसी देश में अवैध शरणार्थियों के होने से क्या फर्क पड़ता है, उनको बता दें कि बांग्लादेश अवैध प्रवासियों की वजह से दिवालिया होने लगा है। बांग्लादेश में अवैध प्रवासी इतनी बड़ी समस्या बन गए हैं कि अब बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस दुनिया के बड़े बड़े देशों से मदद मांग रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि देश के संसाधन खत्म होते जा रहे हैं। इस वक्त बांग्लादेश में 13 लाख रोहिंग्या घुसपैठिए हैं जो पिछले कई वर्षों से वहां की सरकार के भरोसे रह रहे हैं। रोहिंग्याओं की जनसंख्या बांग्लादेश सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है, क्योंकि देश के संसाधनों का बड़ा हिस्सा उन्हें पालने में खर्च हो रहा है।
तो दूसरे देशों से मदद मांग रहा है बांग्लादेश, क्योंकि अपने देश के अंदर आए हुए घुसपैठियों से वो इतना परेशान है। लेकिन जब बांग्लादेशी घुसपैठिए देश में आते हैं तो उनको लेकर आपने बातें सुन ही ली। म्यांमार में भगाए गए रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में रहते हैं। कॉक्स बाजार को दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर भी कहा जाता है। बांग्लादेश में आज जो समस्या पैदा हो रही है, मुमकिन है कि अगले कुछ दशक में ऐसी समस्या यहां ना हो जाए। देखिए, फिलहाल भारत में करीब 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी और 40,000 अवैध रोहिंग्या बताए जाते हैं और यह डेटा साल 2017 में संसद में पेश किया गया था। उसके बाद से आप देख ही रहे हैं कि लगभग 8 साल बीत चुके हैं। इसके बाद से इससे संबंधित कोई जानकारी नहीं दी गई। यानी देखा जाए तो अगर इन अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को वापस नहीं भेजा गया है तो आज इनकी संख्या काफी बढ़ चुकी होगी। जिस तरह से रोहिंग्या बांग्लादेश और भारत के लिए मुसीबत बन गए हैं, इसी तरह ये म्यांमार के लिए मुसीबत बन गए थे। म्यांमार की सेना और सरकार पिछले 47 वर्षों से रोहिंग्या को भगा रही है और इसके पीछे उनकी कई वजह है। रोहिंग्याओं को म्यांमार से भगाने की पहली वजह यह है कि म्यांमार एक बौद्ध बहुल देश है और यह हमेशा से रोहिंग्या मुसलमानों को बाहरी मानता रहा। दूसरी वजह है रोहिंग्या मुसलमानों द्वारा इस्लाम का प्रचार, उनकी बढ़ती जनसंख्या। इसकी वजह से बहुसंख्यक बौद्ध समुदाय इसको लेकर अपनी सांस्कृतिक खतरा इनको मानता है। तीसरी वजह, म्यांमार आखिर रोहिंग्याओं को क्यों भगाता है? तीसरी वजह है कि आतंकी संगठन अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी, यह आतंकी संगठन म्यांमार में आतंकी हमले कराता है। कई रोहिंग्या मुसलमानों को इन आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता रहा है। रोहिंग्या मुसलमानों पर आरोप है कि वो बौद्ध लोगों के धर्म परिवर्तन में भी जुटे हुए थे। इसकी वजह से म्यांमार के बौद्ध धर्मगुरु नाराज हुए। बौद्ध धर्मगुरुओं ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा, जिसको म्यांमार सेना का भी पूरा समर्थन मिला। 2017 में बौद्ध समुदाय ने रोहिंग्याओं के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ा था, जिसमें हजारों रोहिंग्या मारे गए थे और लाखों भगाए गए थे। इसको यूएन ने एथनिक क्लेंजिंग यानी जातीय संहार का उदाहरण बताया था। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब रोहिंग्या के खिलाफ म्यांमार में इस तरह के कदम उठाए गए हों। हालांकि किसी भी समाज या किसी धर्म से जुड़े लोगों के खिलाफ या किसी भी देश से जुड़े लोगों के खिलाफ इस तरह का संहार कहीं भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये इतिहास के पन्नों को आप पलटेंगे तो ये तस्वीर पाएंगे। साल 1978 में म्यांमार में पहली बार ऑपरेशन ड्रैगन किंग चलाया गया, जिसमें 2.5 लाख रोहिंग्या भगाए गए थे। इसके तहत अवैध घुसपैठियों को भगाया जाना था। इसके बाद साल 1991 और 92 में ऑपरेशन क्लीन एंड ब्यूटीफुल नेशन चलाया गया। इस दौरान करीब 3 लाख रोहिंग्या देश छोड़कर भाग गए। साल 2017 में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ 7 लाख, आप सोचिए, 17 में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें करीब 7 लाख रोहिंग्या देश छोड़कर भागे। 24-25 में, साल 2024-25 में करीब 1.5 लाख नए रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार ने भगाया, जो बांग्लादेश में रह रहे हैं। और इसी वजह से आज बांग्लादेश मदद की गुहार लगा रहा है और अपने अंदर, देश के अंदर इस कुव्यवस्था से परेशान हो रहा है। बांग्लादेश से लगती सीमा की वजह से ये लोग बांग्लादेश में बसने लगे। अब ये लोग वहां की सरकार पर बोझ बन गए हैं। इसीलिए यूनुस सरकार ने यूएन और अन्य देशों से रोहिंग्या मुसलमानों की समस्या का एक स्थायी समाधान मांगा है। अगर ये स्थायी समाधान नहीं मिला तो मुमकिन है कि बांग्लादेश भी रोहिंग्याओं से छुटकारा पाने के प्रयास शुरू कर देगा। अब आपको पहाड़ों पर बरस रही आफत के बारे में बताते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में बाढ़, बारिश और भूस्खलन से हालात बहुत खराब हो चुके हैं। जम्मू में इतनी बारिश हुई कि कई शहर पानी से लबालब हो गए। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश की वजह से हालात खराब है। कई नदियां उफान पर है। मनाली में तेज बारिश की वजह से जो परिस्थितियां हैं, देखिए हम आपको बताते हैं कि मनाली में जो मकान है, दुकानें हैं, वो बह रही हैं। वैष्णो देवी की यात्रा, सोचिए कटरा में वैष्णो देवी यात्रा मार्ग में बड़ा हादसा हुआ। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई। आज सवाल यह है कि आखिर हमारे पहाड़ों को ये क्या हुआ, ये बारिश को जरा भी बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहे।
कहीं बाढ़, कहीं भूस्खलन और कहीं बादल फटने से तबाही मची हुई है। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटा तो पानी का बहाव इतना तेज था कि उसके रास्ते में जो आया वो सब बहा ले गया। डोडा की इस तबाही की चपेट में कई लोग भी आ गए। डोडा के अलावा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी बादल फट गए। जम्मू के कई इलाकों में तेज बारिश की वजह से पानी सैलाब बनकर बह रहा है। यहाँ कई नदियां उफान पर हैं। एक खतरनाक तस्वीर अरुणाचल प्रदेश से आई, जहां अचानक पहाड़ से पत्थर और चट्टानें दरकने लगी। पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े नीचे गिरने लगे। वाहनों से जा रहे लोग समझ ही नहीं पाए कि अब क्या करें। कुछ लोग बचने के लिए भागने लगे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में हम आपको भारतीय नौसेना के दो महारथियों से मिलवाना चाहते हैं, गर्व से मिलवाना चाहते हैं। इनमें एक का नाम है आईएनएस हिमगिरी और दूसरे महारथी का नाम है आईएनएस उदयगिरी। आज विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन दोनों महारथियों को नौसेना के सुपुर्द कर दिया है। आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस उदयगिरी भारतीय नौसेना के स्टेल्थ फ्रिगेट्स यानी युद्धपोत है और इन्हें नौसेना में कमीशन किया गया है। इन दोनों युद्धपोतों को नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया और इन्हें गाइडेड मिसाइल युद्धपोत भी कहा जाता है, क्योंकि ये ब्रह्मोस और बराक मिसाइलों से भी लैस होंगे। आईएनएस हिमगिरी और उदयगिरी की खासियत यह है कि दुश्मन पर हमला करने के लिए इनमें ब्रह्मोस मिसाइलें होंगी। दुश्मन के हमले से बचने के लिए जमीन से हवा में मार करने वाली बराक मिसाइलें होंगी। इसके अलावा इसमें जो पीरो है, टॉर्पीडो रॉकेट लॉन्चर्स, टॉर्पीडो कर दीजिए उसको, टॉर्पीडो रॉकेट लॉन्चर्स, बड़ी बंदूकें लगी हैं। आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस उदयगिरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर में माहिर है। स्टेल्थ फ्रिगेट्स होने की वजह से रडार पर इन्हें पकड़ना आसान नहीं है। रडार से ये युद्धपोत किसी छोटी नाव की तरह नजर आते हैं, यानी इनका सही आकार नहीं दिखता। इसके अलावा ये भी पता नहीं चलता कि इसमें हथियार है या नहीं। ऐसी स्थिति में ये युद्धपोत दुश्मन के काफी करीब जा सकते हैं और बड़ी तबाही ला सकते हैं। आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस उदयगिरी नौसेना में कई तरह के काम करेंगे, जिसमें मुख्य तौर पर इनकी जिम्मेदारी होगी देश के एयरक्राफ्ट कैरियर्स की सुरक्षा करना। इनके अलावा समंदर से जमीन पर हमला करने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा। DRSC द्वारा निर्मित हिमगिरी और एमडीएल द्वारा निर्मित उदयगिरी, ये दोनों अत्याधुनिक वारशिप्स हैं जिन्हें पूरी तरह भारत में ही निर्मित किया गया है। इन वारशिप्स के हथियार और सेंसर पैकेज इन्हें सागर का अजेय प्रहरी बनाते हैं और बड़ी मुश्किल से मिलते हैं निभाने वाले, वरना लाइनों में खड़े मिलते हैं चाहने वाले। नमस्कार।